हाँ भाई, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, स्क्रैच से। अगर आपको कुछ नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको ABCD कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि जब हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, क्या पढ़ा? वेव ऑप्टिक्स। तो जो हमारी रेडिएशन थी उसका नेचर क्या था? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो मतलब रेडिएशन जो है उसके दो नेचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन क्या है? रेडिएशन है एक लाइट है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, यही रेडिएशन है। ठीक है, जितनी भी इसके अंदर आती है ना वेव, ये सब क्या है? रेडिएशन। तो इनके हमने देखा बाद में कि इनके डबल नेचर है। ये जितनी भी रेडिएशन है इनके डबल नेचर है। पहला नेचर हमने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स में, वहां कौन सा नेचर हमने देखा था? वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने। यहाँ हमें हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो हमारी वेव है, यानी कि जो हमारी रेडिएशन है, उसका वेव नेचर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही चलता रहा सब कुछ। वेव ऑप्टिक्स पूरा खत्म हो गया, वेव नेचर मान के कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत हमें कहाँ आई? जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, जब हमने मॉडर्न फिजिक्स को शुरू किया, तब हमें दिक्कत आनी शुरू हुई कि जो वेव नेचर है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। दिक्कत क्या आई वो सब हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये आपको पहले समझ में आना चाहिए कि जो रेडिएशन है उसके दो नेचर है। पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या? पार्टिकल नेचर। ठीक है, पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अभी आप ये समझे कि जो वेव नेचर है इसका वेव नेचर का इस चैप्टर में कोई ज्यादा काम है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब जो पार्टिकल नेचर है ये बोलता है कि किसी भी वेव के पास एनर्जी जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। छोटे छोटे पार्टिकल है उनकी फॉर्म में है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। और उन छोटे छोटे पार्टिकलों का नाम दे दिया गया फोटोन या फिर क्वांटा। बोलो हाँ भाई, जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसका नाम क्या दिया गया? फोटोन या फिर क्वांटा। हम ज्यादातर इसमें फोटोन यूज करेंगे। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया गया कि फोटोन के पास एनर्जी है। और जो फोटोन की एनर्जी है, ध्यान से सुनना, जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके इक्वल है? E इक्वल टू H म्यू के इक्वल। H म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे? ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, समझे भाई? यानी कि अगर मेरे पास कोई एक वेव आ रही है इधर से, ऐसे पूरा हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, हमने फोटोन मानना क्यों पड़ा बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप समझो जस्ट। अगर मेरे पास एक वेव इधर से आ रही है तो वेव नेचर के हिसाब से क्या है? ये वेव है। बट पार्टिकल नेचर के हिसाब से क्या है कि छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल ऐसे आए और ऐसे चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे पीछे। और एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? E इक्वल टू H म्यू। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस लाइट की, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इसे नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं तो जो ये फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ फोटोन। सपोज करो 2, 4, 1, 5 फोटोन है किसी इंटेंसिटी में, मैंने उसको डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल। तो जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ फोटोन विल ऑल्सो इंक्रीज। कब? अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं। ठीक है, क्या एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा एक फोटोन की? नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पे फर्क पड़ा? नंबर ऑफ फोटोन पे। यानी कि अगर पहले 5 आ रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे 10 आने लग गए, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा 15 आ जाएंगे, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा 1000, 2000, मतलब बढ़ते जाएंगे। बट क्या एनर्जी पे फर्क पड़ा? बोलो, नहीं पड़ा। अगर पहले एक फोटोन की एनर्जी 5 जूल थी, सपोज करो कि एक फोटोन की एनर्जी पहले 5 जूल थी, तो क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से वो 10 जूल हुई? बोलो, अरे हाँ ना बोल यार। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से 10 जूल हुई? नहीं हुई। अभी भी 5 ही जूल है, बट नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए। बोलो, अब मैं बढ़ा देता हूं फ्रीक्वेंसी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। ठीक है, तो अब क्या बदलेगा? अब ध्यान से देख, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया
ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो गई, बोलो, बढ़ गई। एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ी, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़े, बोलो, नहीं बढ़े, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ी और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू स्टेटमेंट्स, ये आपके पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा देंगे दोनों स्टेटमेंट की। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ती है और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो, ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया कि अगर मान लो किसी फोटोन की पहले एनर्जी 5 जूल है, फोटोन की एनर्जी 5 जूल है और मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो एनर्जी इस टाइम जो होगी वो 10 जूल हो सकती है, 20 जूल हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ जाएगी, 5 से ज्यादा हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, कि पार्टिकल क्या है, फोटोन क्या है। फोटोन बेसिकली कुछ नहीं है, एनर्जी के पैकेट है। फोटोन इज नथिंग बट पैकेट ऑफ एनर्जी, ऐसे कोई ये रियल पार्टिकल नहीं है जो हमें दिखेगा, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो भाई अभी तक मैंने सीख लिया कि जो फोटोन है, जो फोटोन है वो नथिंग बट पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा मैंने सीखा अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ेगा। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो टोटल एनर्जी भी बढ़गी। कैसे, एक की बढ़ी, मान लो 50 फोटोन है तो सबकी बढ़ी ना, तो टोटल एनर्जी भी बढ़गी रेडिएशन की। ठीक है, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे और यहाँ फोटोन की नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे और यहाँ एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ेगी। ठीक है, समझ आ गया। अब एक चीज समझो कि जो E है एक फोटोन की एनर्जी, वो है h म्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं। इक्वल टू होता है एक फोटोन की एनर्जी h म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, h म्यू को क्या लिखते हैं, c बाय लेमडा। जिसे नहीं पता वो याद कर लो, म्यू होता है c बाय लेमडा। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक यूनिट यूज करते हैं एनर्जी की, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं है, ये भी एनर्जी की एक यूनिट ही है बस, ये बहुत छोटी यूनिट है जूल के कंपैरिजन में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। याद रखना है, काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक जूल कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो ये दोनों यूनिट तुम्हें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख हम क्या करते हैं, E है, मैं H की वैल्यू रखूंगा। आई होप कि आपको H की वैल्यू पता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। C की वैल्यू रखूंगा 3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। और ठीक है, तो जब मैं इसे पूरे को सोल्व करता हूं ना, तो ये सोल्व करके आता है 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस पूरे को सोल्व करता हूं, लेमडा को भी मैं ऐसे पुट करता हूं कि इसे एंगस्ट्रॉम में रखना पड़े, यानी कि इसमें 10 की पावर मल्टीप्लाई करता हूं मैं 10 की पावर की, तो ये ऐसा कुछ आता है। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि एक जो है, मान लो एक रेडिएशन है, सपोज एक रेडिएशन है, ठीक है, अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वेवलेंथ है कितनी, 1240 एंगस्ट्रॉम। तो इस रेडिएशन का एक फोटोन के पास, इस रेडिएशन के एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता ना डायरेक्ट रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एच सी अपॉन लेमडा से भी जा सकते हैं। एच की वैल्यू पता है, सी की पता है, लेमडा की गिवन है, बट ये जूल में आएगी, याद रखना। किस में आएगी, जूल में। फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ इसे, लो जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए। ठीक है, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो E इक्वल टू रखो 12400 अपॉन 1240। अब देख, मुझे यहाँ पे जो लेमडा है ना, ये एंगस्ट्रॉम में रखना है, और एंगस्ट्रॉम में ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो मैं पहले उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करता और उसके बाद में इसे करता। तो कितना आएगा, ये आ गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये
उससे लेमडा से किस में बदल गया, एनर्जी में। और सेम एनर्जी से हम क्या निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मान लो E इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी फोटोन, किसी रेडिएशन में एक फोटोन की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे उस रेडिएशन की वेवलेंथ बताओ कितनी है। जो लेमडा है ना वो है वेवलेंथ। तो सिंपल है यार, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आ जाएगा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आएगा ये 12400 अपॉन 100। तो इससे ये गया पूरा, कितना आ गया, 124 एंगस्ट्रॉम। तो दो चीज हमने सीख ली। क्या, अगर मुझे लेमडा गिवन है तो लेमडा से मैंने एनर्जी निकालनी सीख ली, और अगर मुझे एनर्जी गिवन है तो एनर्जी से मैंने लेमडा निकालना सीख लिया। और सिमिलरली अगर मुझे म्यू गिवन है तो म्यू से भी एनर्जी निकल सकती है, यहाँ से एच की मल्टीप्लाई करके वो जूल में आएगी, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है बिल्कुल, इसका जो हमें काम आएगा बाद में। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब देखो, अब ये कोई भी मेटल है, ठीक है, इसके अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है भाई, मेटल के अंदर क्या होते हैं, मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, और मुझे ये निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला क्या तरीका है कि मैं इसे गर्म कर दूं। अगर मैं इसके नीचे आग जला दूंगा, ऐसे करके आग मैंने जला दी बहुत सारी, तो क्या होगा, ये गर्म होगी। गर्म होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। उसे क्या बोलते हैं हम, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। क्या करो, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। ऐसे मैंने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर लगेगा इसके, वो बताओ, इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो इधर भागेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे नहीं आएंगे, इस ई की वैल्यू पे। ई बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। कौन सा इमिशन, फील्ड इमिशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं इमिशन भी, ई फील्ड इमिशन। ठीक है भाई। अब एक तीसरा तरीका है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उसमें देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, बोलो, बाहर से रेडिएशन गिराएंगे। रेडिएशन में क्या है, फोटोन। अरे बोलो, रेडिएशन में क्या है, फोटोन है, वो हमने पहले सीख लिया। तो जब बाहर से रेडिएशन गिरेगी, यानी कि इस पे फोटोन गिरेगा, इस पे फोटोन का कोलिजन होगा, यानी कि फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा। जितनी भी फोटोन के पास एनर्जी थी, हमने देख लिया कि फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही थी। ठीक है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी है, तो 5 की 5 इसे ट्रांसफर करी। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अब ज्यादा एनर्जी तो बंद के थोड़ा ही रहेगा भाई। वैसे तो न्यूक्लियस से बना हुआ है, लेकिन किसी के पास अगर एनर्जी है, तो वो बंद के थोड़ा ही रहेगा, वो तो घूमेगा, तो ये यहां से बाहर आ जाएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। अब इनमें सब में एक चीज देखो, क्या मैं इसे थोड़ा सा गर्म करूं, जस्ट हल्का सा गर्म करूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, या कुछ मिनिमम गर्म करना पड़ेगा। बोलो भाई, मैंने जस्ट इसको धूप में रखा और इलेक्ट्रॉन सारे बाहर मिल गए, पॉसिबल है कैसा, बोलो। फिर तो हमारे जितने भी मटेरियल है सबके इलेक्ट्रॉन बाहर मिलते हैं, जितने भी लोहे से मेटल से बनी चीजें हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। सिमिलरली, कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एनर्जी निकाल सकती है, क्या थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, नहीं। मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले। अब यहां देखो, क्या किसी भी फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बोलो, कि किसी भी फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। फोटोन मतलब रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट। मैंने हल्की सी लाइट डाली, हल्की सी, और मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर मिल गए। बिल्कुल, बताओ पॉसिबल है नहीं है भाई। कुछ ना कुछ तो मिनिमम अमाउंट होगा ना, कि इतना तो डालना पड़ेगा भाई, इतनी एनर्जी तो मुझे फोटोन की चाहिए ही चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर मुझे चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ
फोटोन की एनर्जी चाहिए ही चाहिए, मिनिमम एनर्जी, यानी कि इस मेटल को मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी ये आयनाइज होगी, तभी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो, अदरवाइज नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो बेटा उससे बंधा हुआ है, अपने न्यूक्लियस से। बोलो यार भाई, इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो इसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं हम? ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा किसी ने टुक देसी मारा, टुक, और ये बाहर निकल गया, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये इससे बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इसको पहले कुछ ना कुछ इतना एनर्जी तो देना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियस से बाहर निकले, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकले, न्यूक्लियस की फील्ड से बाहर निकले, उतनी एनर्जी मुझे इसे देनी पड़ेगी। और ये जो मिनिमम एनर्जी है, इस केस में, इस केस में, इस केस में, सब केस में, इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। तो वर्क फंक्शन जो है क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। सिंपल। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी तो मुझे कम से कम देनी पड़ेगी, चाहे आप उसे हीट की फॉर्म में दो, चाहे आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दो, चाहे आप उसे रेडिएशन की फॉर्म में दो, तीनों में से कैसे भी दो, बट देनी तो पड़ेगी। इसके बिना तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ बैठा है। बोलो, न्यूक्लियस से बंधा हुआ बैठा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसमें आपको एक एग्जांपल और अच्छे से देता हूं, देखना। देखो देखो देखो, अभी आएगा तुम्हें समझ। समझा तो मैं दूंगा तुम्हें कैसे भी, कुछ भी करके, ये तो मेरी गारंटी है। नहीं आया ना समझ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहां से ब्लॉक ऐसे, ये मैंने क्या बना दिया यार, हाँ ठीक है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब इधर से मैं छोटी छोटी गोली मार रहा हूं, इधर ऐसे टुक टुक, ठीक है, छोटी छोटी गोली। क्या है? छोटी छोटी गोली मैं इधर से मार रहा हूं, और इसमें फ्रिक्शन है, नीचे क्या है? फ्रिक्शन। मान लो ये कोई सी भी गोली से नहीं तोड़ सकती, कोई सी भी गोली इसे नहीं तोड़ेगी, तो बताओ क्या ये हर एक गोली से खिसक सकता है? क्या ये हर एक गोली काबिल है इसे आगे चलाने के लिए? मान लो इसको चलाने के लिए, इसे फ्रिक्शन से हटाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। कितनी जूल एनर्जी चाहिए? 10 जूल काइनेटिक एनर्जी चाहिए इधर से। तो बताओ, 5 जूल की बॉल इस पे आके लगी, लगी टुक, रेस्ट में आ गई। दूसरी बॉल लगी, लगी टुक, रेस्ट में आ गई या पीछे आ गई। क्या ये निकलेगा? क्या ये यहां से निकल के आगे जाएगा? क्या ये यहां से खिसकेगा अपनी जगह से? क्या सरकेगा? नहीं नहीं नहीं। कब तक? जब तक इसकी एनर्जी ग्रेटर देन 10 जूल ना हो जाए तभी फ्रिक्शन छोड़ेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन इसे नहीं छोड़ेगा। कब तक फ्रिक्शन नहीं छोड़ेगा? जब तक ये एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से ज्यादा ना हो जाए, यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा ना हो जाए, तब तक तब तक ये ब्लॉक आगे नहीं भागेगा। आई होप यू गोट इट। बोलो बोलो यार, ये समझ में आया नहीं आया कि ये आगे क्यों नहीं चल रहा? अब यही सब कुछ होता है इसके केस में, ठीक है, किसके केस में? इलेक्ट्रॉन के केस में। बट अभी देखना, 10 जूल इसे यहां से छूटने के लिए चाहिए फ्रिक्शन से, बट मैंने दे दी कितनी? मैंने दे दी 1000 जूल। अब बताओ क्या होगा? चाहिए इसको यहां से छूटने के लिए 10 जूल, मैंने दी 1000 जूल। अब बोलो क्या होगा? बोल, ये छोटी सी बोल राम जैसी टकराई, टकरा गई। अब जब ये टकराई तो 10 जूल तो इसने फ्रिक्शन से छूटने के लिए ले ली, बट 990 जूल बची ना बेटा। ये किधर गई? ये किधर गई? तो ये चली गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में, जो उसको रफ्तार देगी। तो सिमिलरली अब यहां पे भी वही होगा। देख देख बेटा देख, बस आ गया, हो गया तेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर तुझे वो समझ आ गया ना, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। मान लो जो इधर से फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी ई है, और उसे छूटने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से फाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ई की वैल्यू को ले लेता हूं मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़े टाइम के लिए, और फाई की वैल्यू को ले लेता हूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे से फोटोन की एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस पे टकराएगा इलेक्ट्रॉन पे आके। ठीक है, और फाई कितना चाहिए? फाई क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
फाई कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट जो मैं एनर्जी दे रहा हूं वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या बाहर आएगा या नहीं आएगा, पहले मुझे ये बताओ। बोलो बोलो बोलो, बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम चाहिए उससे तो ज्यादा है ना ये। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करूं, अब बताओ बाहर आएगा नहीं आएगा? भाई इसे न्यूक्लियस से छूटने के लिए चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मैं कितनी दे रहा हूं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी वेस्ट, खत्म, कुछ नहीं, एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी, कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बट मैंने इसको करा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना करा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये फोटोन इस पे टकराया, इसको 5 चाहिए थी, बट फोटोन के पास कितनी है? 10। तो फोटोन जब जैसे ही टकराएगा इससे तो एनर्जी तुरंत 10 की 10 इसे ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुरंत, एट इंस्टेंट मोमेंट पे। बट उसमें से 5 तो किस में जाएगी? न्यूक्लियस से छुड़ाने के लिए। न्यूक्लियस से बंधा हुआ है ना ये भाई, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो 5 तो उधर गई, 5 बची। तो 5 कहाँ गई? भगाने में। किसमें? भगाने में। 5 ने इसको भगा दिया विद 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। बोलो 5 बची ना? अरे यार 10 मैंने दी, 5 इसको छुड़ाने में चली गई, बट 5 तो अभी भी है, क्योंकि इसने तो 10 की 10 अपनी सारी इलेक्ट्रॉन को दे दी थी। 5 इलेक्ट्रॉन ने यहां से निकलने के लिए ले ली, 5 है ना अभी भी, तो वो किधर गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। किधर गई? काइनेटिक एनर्जी में गई, यानी कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। बोलो ये जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आया, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि मतलब 5 से ज्यादा हो जाए, ये मैक्स टू मैक्स 5 जा सकती है। बोलो, क्योंकि उससे ज्यादा तो नहीं है। बोलो भाई 10 में से 5 इसने ले ली, कितनी बची? 5। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो 5 हो सकती है। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोलो ये इक्वेशन समझ आई या नहीं आई? बोलो, यही है फोटो इलेक्ट्रिक किसी इफेक्ट की इक्वेशन। बोलो यार। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। नाम है इसका, कुछ नहीं, क्योंकि ये फोटोन से निकला है तो इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन। सिंपल। बोलो समझ आया ये इक्वेशन? अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी से 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी से, मिनटों में। इलेक्ट्रॉन को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। बोलो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ ना बोले यार, जल्दी 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 बोल, निकलेगा या नहीं निकलेगा? बोलो 5 चाहिए निकलने के लिए, बट कितनी है इसके पास? फोटोन के पास 2, तो ये तो यार एब्जॉर्ब हो जाएगी। भाई चलने के लिए, इसको अपनी जगह से हिलने के लिए 5 चाहिए, पीछे से 2 आ रही है, तो 3 कहाँ से लाएगा इलेक्ट्रॉन बेचारा? तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं भाई, निकलेगा। ठीक है भाई, विल नॉट इजेक्ट। ओके, अब तो दूसरी कंडीशन, दूसरी सिचुएशन हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है जिसके लिए भी 5 चाहिए, बट मैंने जो मेरे पास जो रेडिएशन थी उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई। क्या बढ़ाई मैंने? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मैंने क्या लिखवाया था? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन बढ़ेगी। तो मान लो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा के मैंने कर दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्यों? चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, आ कितनी रही है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाहर आएगा। और कितनी काइनेटिक एनर्जी से आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से आएगा। तो आई होप कि आपको पूरा सेटअप जो कुछ भी हमने समझा ये समझ आ गया होगा भाई। यही है बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी मैं बस तुमको इसका सेटअप करा देता हूँ कि हम करते कैसे है लैब में। देखो जी, एक वैक्यूम ट्यूब होती है, यहां पे एक मेटल का टुकड़ा होता है जो कि ऐसे बैटरी से लगा रहता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। ये V वोल्ट है और यहां से रेडिएशन आएगी, तो इसे मैं हटा देता हूं। ये यहाँ से आती है रेडिएशन ऐसे। अच्छा, ये होती है कैथोड और ये होती है एनोड। तो यहाँ से रेडिएशन ऐसे चल के आती है। क्या आती है? रेडिएशन। अब ये जो मेटल है,
ठीक है भाई, इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन रहा होगा, यानी कि मिनिमम एनर्जी चाहिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर ये पीछे से जो रेडिएशन आ रही है उसके 1 फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि यार है, ठीक है, कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी यह है 5, ठीक है, बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, और जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी वो क्या है, 5 + ke max, ठीक है, कि मैक्सिमम जो E में से 5 निकाल लो और प्लस ये मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब E - 5 काइनेटिक एनर्जी इतनी मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब ये मैक्सिमम है। अब तो सपोज कर ध्यान से भाई, हो सकता है कि कोई कोलिजन अच्छे से नहीं हुआ, फोटोन अपनी ट्रांसफर एनर्जी किसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, तो ये तो अगर सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दें तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी इतनी, बट इससे कम भी आ सकती है। कैसे, कुछ ऐसी सिचुएशन रही, कुछ ऐसा हुआ कि फोटोन टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाया, फोटोन टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाया। सपोज करो फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, इसको बाहर निकलने के लिए 5 चाहिए थी, वर्क फंक्शन इसका 5 था, लेकिन फोटोन ने 10 की जगह ऐसा कोलिजन हुआ, अच्छे से नहीं हो पाया कोलिजन, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही से ट्रांसफर कर पाया। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन, एनर्जी पूरी ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन को, बट इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलने वाला था ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो थोड़ी सी एनर्जी इसने उसे, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी उसे दे दी, बोलो, थोड़ी सी एनर्जी इसने उसे दे दी। मान लो टोटल तो 10 आ गई इसके पास, भाई इसकी वजह से इस पे पूरी एनर्जी 10 आ गई, 5 इसने कंज्यूम कर ली, 5 बची, लेकिन ये चल रहा था बेचारा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, 2 उसे दे दी, तो अभी इसके पास कितनी बची, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि इससे बाहर आएगा इस काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है भाई। 5 तो कंज्यूम कर ही रहा है, क्योंकि अगर 5 नहीं करेगा तब तो ये हिलेगा भी नहीं, बोलो, अगर 5 एनर्जी ये कंज्यूम नहीं करेगा तब तो ये हिलेगा भी नहीं। बट सपोज करो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एग्जैक्ट 5 नहीं रही, 5 से थोड़ी कम है, उसके 2-3 कुछ भी रीजन हो सकता है यार, मैंने आपको 2 बता ही दिए, और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहेगी, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हो गए जो यहाँ से निकलेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ तक जाके रुक जाएंगे बेचारे, थक जाएंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन बेचारे बिल्कुल स्लो पहुँचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन तुरंत पहुँचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो यहाँ आके रुक जाएंगे, ये लो भाई इतनी एनर्जी इनको 5 ही मिली, ठीक है। और हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रहेंगे जो नहीं निकले होंगे, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो उसी के लिए मैंने क्या लगाया, सेल लगाया, ये बैटरी लगाई, माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है भाई, इधर माइनस होता है ना, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है। अब तू ध्यान से देख, बिल्कुल ध्यान से, जो ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये जो माइनस है इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगा। अरे बोल भाई, माइनस इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है, चार्ज माइनस, और इसके पास कैसा है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को भगाएगा नहीं भगाएगा। या दूसरा ऐसे देख, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी की वजह से आएगी, इधर आई इस बैटरी की वजह से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगाती है, तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे उधर फोर्स लगेगा, बोलो, इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर फोर्स लगेगा, उधर फोर्स लगेगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भगा देगा। तो ये क्या काम कर रही है, जो बैटरी है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं रही, ध्यान से देखो, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया उसको भगाया है, उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, बैटरी ने क्या किया है, बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको काइनेटिक एनर्जी देके इधर से इधर बढ़ाया है, यानी कि बैटरी ने कंट्रीब्यूशन तो करा है थोड़ा बहुत करंट में। अच्छा, करंट किधर आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो करंट अपोजिट होता है, यानी करंट इधर, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं हम क्या, फोटो करंट। ये लो जी, मुझे समझ आ गया। तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं किस में, करंट में और वोल्टेज में, इसमें वोल्टेज है ये एनोड का, यानी कि इस वाले एनोड पे पॉजिटिव है अभी। तो ध्यान से देख, जब ये बैटरी नहीं थी, 0 वोल्ट था, तो यार 2-4 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहे होंगे ना जिनके पास के ई मैक्सिमम है, मतलब कोलिजन एकदम बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। पीछे से अगर 10 आ रही है तो 5 इसने कंज्यूम कर ली, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची है, तो इधर से इधर पहुंच जा रहा है, कुछ तो होंगे, तो कुछ है, बोलो कुछ है, यानी कि 0 वोल्ट पे कुछ ना कुछ करंट रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो है जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है।
बट सारे नहीं है। अब मैंने वोल्टेज लगाई, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बेचारे के पास एनर्जी तो थी बट इतनी नहीं थी कि वो इधर से इधर पहुंचे, या बहुत स्लो पहुंच रहे थे, ये सब हो रहा था। बट इस बैटरी ने क्या किया, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग के एक्स्ट्रा एनर्जी दी। इधर माइनस से जुड़ा है, इधर देखिए माइनस है प्लेट तो ये भी माइनस होगा, तो इसने इसको धकेल दिया इधर। तो क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुंचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे? बोलो। बट क्या इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन निकाले? बताओ। नहीं, मैंने पहले बताया आपको, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले। इलेक्ट्रॉन किसने निकाले? इस रेडिएशन ने। किसने निकाले? इस रेडिएशन ने। अभी एक चीज और समझो, इस रेडिएशन में भी किसने निकाले? फोटोन ने। और फोटोन कब बढ़ेंगे? जब इंटेंसिटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटोन विल इंक्रीज व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीज। अरे बोलो, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि जो नंबर ऑफ फोटोन है वे आने वाले कांस्टेंट, मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटोन सपोज करो 20 है, तो ये मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन से टकरा सकते हैं? 20। मान लो 100% एफिशिएंसी है तो 20 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है निकलने, इससे ज्यादा नहीं निकल सकते। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी तो फिक्स है ना भाई, जो भी कुछ आ रही है पीछे से। तो इंटेंसिटी अगर फिक्स है तो यानी कि मान लो इससे 20 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये ज्यादा से ज्यादा बैटरी कितनों को पहुंचा सकती है उधर? 20। यानी कि जैसे ही करंट बढ़ेगा ऐसे, बट एक टाइम बाद ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 के 20 इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गए। 20 के 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ही 20 है तो करंट कहां से आएगा भाई ज्यादा? तो ये है सैचुरेशन करंट। इसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। दिखाऊंगे, अभी मैं बढ़ाऊंगा इसको, देख अभी मैं इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इधर। अब मुझे करंट करना है 0। मुझे करंट क्या करना है? 0। तो 0 कैसे करूं भाई मैं? तो 0 करने का तरीका मेरे पास है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला, अगर मैं उसे इधर से इधर जाने के लिए रोक दूं, इधर से इधर जाने से रोक दूं, तो क्या करंट 0 हो जाएगा? बोलो हाँ ना बोल यार। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम काइनेटिक वाली एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर रोक दूं जाने से, तो क्या करंट 0 होगा? बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 0 हो जाएगा अगर आपने मैक्सिमम वाले को रोक दिया। लेकिन सवाल ये है उसे रोके कैसे? हाँ भाई, सवाल ये है उसे रोके कैसे? तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। इधर देख, इलेक्ट्रॉन निकला, इधर जा रहा है, तो अगर मैं इधर माइनस कर दूँ और इधर प्लस कर दूँ, तो क्या अब इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया? क्या प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ चिपका के रखेगा? बोलो। देख, बैटरी मैंने उल्टी कर दी, इसमें ऐसे थी, इसमें ऐसे थी, यानी कि एनोड को मैंने दे दिया इस बार माइनस, तो क्या ये इसे अपनी तरफ चिपका के रखेगा? धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही है, क्या एक ऐसी वोल्टेज आएगी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं पहुंचेगा? बोलो। कुछ ना कुछ तो होगी, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, अरे कुछ ना कुछ तो होगी ना जो इस इलेक्ट्रॉन को रोक सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा फोर्स लगाती है, इस पे अपोजिट में आएगी ना। तो यानी कि अगर मैं निगेटिव में लेके जाऊं एनोड का पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल है? एनोड का पोटेंशियल, इस वाले का। तो प्लस जब तक था तब तक तो करंट बढ़ा, लेकिन अब माइनस में जाएगा तो करंट घटेगा, घट गया। और एक पोटेंशियल ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, मैक्सिमम काइनेटिक वाला इलेक्ट्रॉन भी रुकेगा, और इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, वीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। या दूसरा क्या नाम होता है इसका? दूसरा नाम होता है इसका रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या? रिटार्डिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या जाएगी इसकी? निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। किसका? एनोड का, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया ये एनोड है। निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट become zero, at which photoelectric current become zero is known as the stopping potential या retarding potential। बोलो। अच्छा, एक चीज अब मुझे बताओ, क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? फ्रीक्वेंसी पे किसकी? इसकी, इस एनर्जी पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? बताओ। ये जो एनर्जी आ रही है इस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? बोलो। करेगा या नहीं करेगा? एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो जो फाई है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, फाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मैंने ई एक केस में डाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से के ई मैक्स कितना जाएगा?
के ई मैक्स आएगा 5 में से 2 गया 3, देखिए यहाँ से जाएंगे के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 5 तो सेम है क्योंकि मेटल पे डिपेंड करता है, और ई मैंने कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के ई मैक्स कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस ई से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो इस ई से इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम मुझे ये बताओ इसमें से और इसमें से किस इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल है। एक भाग रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से, एक भाग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से, तो किसे रोकना ज्यादा मुश्किल, किसे रोकना आसान, बोलो बोलो भाई। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो किसे रोकना आसान किसे रोकना मुश्किल। तो आप बोलोगे सर जी क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकना मुश्किल है, बोलो यही बोलोगे ना। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही जवाब। अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकना ज्यादा मुश्किल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर मुझे ज्यादा पोटेंशियल निगेटिव में लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, बोलो इसके कंपैरिजन में। भाई इसको तो थोड़ा सा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, यानी कि थोड़ा सा पोटेंशियल ही रोक लेगा इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, बट इसके लिए तो यार मुझे डबल से भी ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है यार। इसके पास ओनली कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास 8, यानी कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो क्या है मुझे पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा निगेटिव में और ज्यादा, बोलो। तो अगर मुझे इसे रोकना है तो क्या ये ग्राफ कुछ इधर जाएगा ऐसे, क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, बोलो हाँ ना बोल यार, बोलो। बिल्कुल सर बिल्कुल जाएगा। तो अब मैं वही करूंगा, बस तुम्हें 2 ग्राफ बना के दिखाता हूं और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। तो ग्राफ देखते हैं, आई वर्सेस वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं ग्राफ, ठीक है। F1 ग्रेटर F2 ग्रेटर F3, यानी कि 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मैंने डाली, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देख, जब मैं F1 डालूंगा तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग E ज्यादा रहेगी, क्योंकि E किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा यहाँ पे मैंने म्यू लिखा है, यहाँ पे मैंने F लिखा है, दोनों बात एक ही है, ये भी फ्रीक्वेंसी है ये भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैंने μ1 μ2 μ3 नहीं लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे F1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि अगर F1 ज़्यादा तो इसके लिए E1 ज़्यादा, E2 ज़्यादा, E3 ज़्यादा। सपोज करो ये सारी की सारी जो है ना, ये इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दे रही है, ठीक है भाई। किससे ज़्यादा दे रही है एनर्जी, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दे रही है। बिल्कुल जी सर जी, हमें समझ आ गया। यानी कि सब की सब फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, यानी कि जो सारी फ्रीक्वेंसी है ना ये मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड में बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर E1 अगर ज़्यादा F1 के करस्पॉन्डिंग, तो यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बोलो। E ज़्यादा था इससे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल, बोलो। अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना मुश्किल है तो उसके लिए मुझे निगेटिव में ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। और हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इंटेंसिटी सबकी सेम है, इंटेंसिटी इज सेम फॉर ऑल, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन सेम है, ओ इज सेम, इंटेंसिटी सेम लिख देता हूं मैं, ठीक है, तुम्हें पता ही है। इंटेंसिटी क्या है, सबके लिए सेम है, यानी कि जो मैक्सिमम करंट आ सकता है वो सबके लिए सेम है, क्योंकि ये भी उतना इलेक्ट्रॉन निकालेगी, ये भी। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी से ही नंबर ऑफ फोटोन आते हैं, और नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन कम होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ फोटोन दोनों में बराबर है, यानी कि दोनों के लिए बराबर इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, अरे बोलो, ठीक है भाई। तो अगर अब मैं ग्राफ बनाऊं, देख पहले मैं बनाता हूं सबके लिए ऐसे ग्राफ, देख ये ग्राफ आपने देखा भी होगा किताब में, ठीक है भाई। ये ग्राफ बना तो ये तो है करंट, सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम, क्यों, क्योंकि सबने यार इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही बाहर निकाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो बराबर बाहर निकले, तो सैचुरेशन करंट सबका सेम। अब इनमें से मुझे बताओ कौन सा V1 V2 V3, जल्दी। इसे रोकना मुश्किल है, इसे या इसे, देख सबसे ज्यादा मुश्किल रोकना इसे है, यानी कि इसके लिए सबसे ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल मुझे लगाना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें
फिर इसमें आया समझ? बोलो। इसे रोकना मुश्किल, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा निगेटिव लगा दिया मैंने। इसे रोकना थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में आसान, तो और कम, और ये रुक गया। ठीक है, बोलो। हाँ भाई, आया ना समझ? बस एक ग्राफ और देख लेते हैं और उसके बाद कहानी खत्म। कहाँ पे देखे? इसे हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी जगह पे इधर बना दिया है। तो अब क्या रखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे क्या इंटेंसिटी कांस्टेंट था, सेम था सबके लिए, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। इस बार सेकंड कंडीशन में फ्रीक्वेंसी तो सेम है सबके लिए, जितने भी मैंने फोटोन डाले, और इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो अब क्या होगा? देखो बेटा, I वर्सेस V, और मान लो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये इतनी तो है कि हर एक में करंट आएगा, सब में करंट आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इधर क्या होगा भाई। फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अब जो E है, यानी कि जो एनर्जी है, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि सारे फोटोन की एनर्जी सेम। तो अगर एनर्जी सेम, तो फाई तो सेम है क्योंकि ये तो मेटल का है, तो यानी ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम है सबके लिए। बोलो, काइनेटिक एनर्जी सबके लिए क्या है? सेम। कितने भी इंटेंसिटी है, मान लो I1, I2, I3, एंड ऐसे मैं बता देता हूँ कि I1 ग्रेटर I2 ग्रेटर I3, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम, यानी कि सबको रोकने के लिए क्या बराबर पोटेंशियल चाहिएगा निगेटिव में? बिल्कुल सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है मैक्सिमम। लेकिन इसमें नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें उससे कम है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का ऑर्डर यही है, यही नंबर ऑफ फोटोन का ऑर्डर है। तो इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज़्यादा बाहर आएंगे इस वाले में, बोलो, और इसमें उससे कम आएंगे बाहर, और इसमें उससे भी कम आएंगे। तो इसमें करंट क्या रहेगा? सैचुरेशन करंट ज़्यादा, इसमें कम, इसमें और कम। तो कैसे बनेगा बताओ? ये ऐसे करता हूं, ठीक है, ये हो गया ग्राफ। तो देख, V सबके लिए सेम, क्यों? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम, सबकी एनर्जी सेम, सबको रोकना सेम। बोलो, लेकिन क्या सैचुरेशन करंट अलग अलग है? जी सर, बिल्कुल अलग अलग है। तो I1 ज़्यादा, तो इसके लिए सैचुरेशन करंट ज़्यादा, तो ये I1 के लिए, ये I2 के लिए, ये I3 के लिए। बोलो, इतना सब समझ आया नहीं आया? पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, एकदम मज़ेदार कहानी। इलेक्ट्रॉन के निकलने की, इलेक्ट्रॉन के भागने की, फिर उसे रोकने की। इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उसे भगाया, उसे रोक भी दिया फाइनली। ठीक है, सारे काम हो गए। आया समझ? ठीक है, बस एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ और उसके बाद हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। मैंने एक वर्ड यूज करा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और समझ लेते हैं। देख, मैंने बताया था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसे हमने बोल दिया था वर्क फंक्शन। बिल्कुल सही। अब इसके करस्पॉन्डिंग भी तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी। बोलो भाई, मैं फाई को क्या लिख सकता हूँ? ये भी तो एनर्जी है ना, तो एच म्यू, इसे भी तो लिख सकता हूँ। देख, जैसे फाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं है? तो इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग भी तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी। वही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यानी कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड था ना, तो उसकी जगह आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड लिख सकते हो। बस खत्म, उतना ही करना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। बोलो, तो वही है। अगर किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस म्यू नोड से ज्यादा, ऐसे म्यू नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी वो, अदरवाइज नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि फाई के लिए म्यू नोड है। कोई फ्रीक्वेंसी अगर म्यू नोड से ज्यादा है तो फाई से तो ज्यादा ही एनर्जी रखेगी ना वो। हाँ भाई, देख, ध्यान से देख, E इक्वल टू है एच म्यू। ठीक है, इक्वल टू क्या है? एच म्यू। और मैं बोलूं एच म्यू जो है वो ग्रेटर है म्यू नोड से, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोड। तो अगर जितनी एनर्जी इसके पास है तो इसके पास तो ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल, एच तो कांस्टेंट है। बोलो भाई, एच क्या है? कांस्टेंट है। तो जितनी एनर्जी म्यू नोड वाले के पास है, ई नीचे वाले के पास तो उससे ज्यादा होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। तो बस यही है, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं अभी आपको जल्दी से एक क्वेश्चन देता हूं, बस वो कर लो, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है,
पूरा हटा देते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा, एकदम अच्छे लेवल का। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये मेटल है, मान लो ये सोडियम मेटल है, ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर से इस पे एक रेडिएशन डाली जाती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। कितनी वेलोसिटी के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो होती है कितनी, 1.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, बताना क्या है, बताना ये है कि जो इधर से एनर्जी आ रही है और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है। क्वेश्चन दोबारा समझो। एक सोडियम मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, यानी कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बट ये जो रेडिएशन है ऊपर से आई, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला भी प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी भी दी। क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ। तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, साथ साथ उसको वेलोसिटी भी दी। तो बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो कितना है। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। कितनी होगी? 12 mv²। तो 9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इंटू 1.2 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। यह आ गया। बट ये किस में आया? जूल में। बाय डिफॉल्ट आता है जूल में, ठीक है। तो ये आया जूल में, मुझे बदलना है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इससे मल्टीप्लाई करूंगा, भाग करूंगा, डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 4.09। आप सोल्व कर लेना, यही आएगा। तो यानी कि जो ये ई है उसने 5 तो इसे दिया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और इतनी काइनेटिक एनर्जी भी दे दी। तो ई कितना रहा होगा? ई इक्वल टू रहा होगा 5 प्लस के ई मैक्स। बोलो, 5 प्लस के ई मैक्स। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 2.3 प्लस 4.09, तो 6.39। ठीक है भाई। तो ये E आ गया 6.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये E इतना है, बट मुझे E नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेमडा। और मैंने आपको बताया था ना यार कि 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो इसे 6.39 के इक्वल रखो और यहाँ से लेमडा निकाल लो, वही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, कैसे निकलता है, फिर उसे हम कैसे रोकते हैं। बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक, बेसिक टू एडवांस, ये हमारा सेशन गया है। इस नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेंगे।